Good morning, students. Dear students, today we are going to start a new topic, components of AD. एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी जो होती है हमारी वो 2 टाइप्स की होती है, क्लोज इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किए जाते, उस इकोनॉमी को हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। और जिस इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेशन या कोई कनेक्शन है, जिसके अदर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है, उस इकोनॉमी को हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा कि कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इसमें 2 सेक्टर हो जाते हैं आपके, 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी और 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी की अगर बात की जाए बेटा इसके अंदर, तो हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकोनॉमी, यानी कि क्लोज इकोनॉमी जब ओनली इकोनॉमी के अंदर क्या है, 2 सेक्टर हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर एंड देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो है, हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन पर्पज के लिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, गुड्स परचेज करता है, इसलिए इनका जो कंजप्शन है, देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इनका जो एक्सपेंडिचर है उसे हम क्या कहेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे। सेकंड जो हमारा सेक्टर है वो है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो भी क्या करता है, गुड्स परचेज करता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ऑन द अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वो क्या करता है, गुड्स को परचेज करता है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसके जो एक्सपेंडिचर को कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर को कहा कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्रोड्यूसर सेक्टर के एक्सपेंडिचर को कहा गया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मीनिंग क्या है बेटा कि एडी के 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं, सी प्लस में आई। सी प्लस में आई का मीनिंग होता है, सी क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और आई मीन प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है आपकी 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। तो 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इंक्लूड्स हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थर्ड सेक्टर हम गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट जो सेक्टर है वो भी क्या करता है, गवर्नमेंट मेक कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है और इट रेफर टू पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या इसको कह सकते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, कलेक्टिव कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, या गवर्नमेंट जो है पब्लिक के बिहाफ से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे गुड्स परचेज करती है, फूड परचेज करती है, क्लोथ परचेज करती है, किस पर के लिए, डिफेंस फोर्स के लिए। ये गवर्नमेंट का क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कि डिफेंस के लिए उसने क्या है, फूड और क्लोथ की परचेजिंग की है। गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही नहीं, साथ साथ क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। ठीक है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट रोड बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, तो ये गवर्नमेंट का क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यानी कि गवर्नमेंट जो होती है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करती है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये है कि वो डिफेंस या आर्मी फोर्स के लिए क्या करती है, गुड्स को परचेज करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जो भी वो बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, कुछ भी बनवा रही है तो वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो एडी के जब 3 सेक्टर होते हैं तो इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए हैं, सी प्लस में आई प्लस में जी। सी क्या है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों इंक्लूड है, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बेटा इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन ओपन इकोनॉमी।
अब ओपन इकोनॉमी है तो इस इकोनॉमी के क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ भी इंटीग्रेशन यानी कनेक्शन है। अदर कंट्री के साथ क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है। तो ओपन इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं बेटा, 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और 4th है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, ये 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में और गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। अब हम 4th सेक्टर के बारे में डिस्कस वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जनरेट डिमांड फॉर गुड्स, आवर गुड्स एंड सर्विसेज इट टर्म ऑफ आवर एक्सपोर्ट। ठीक है, जैसे हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्या करता है, हमारी गुड्स की डिमांड जनरेट करता है, गुड्स एंड सर्विस की, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट ऐड टू एडी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, एडी के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स होता है। बट वी आल्सो मेक इम्पोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, लेकिन साथ ही साथ हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट जो होते हैं बेटा, इंपोर्ट आर अपोजिट टू द एक्सपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट में तो हम गुड्स को क्या करते हैं, अदर कंट्री को ट्रांसफ़र कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, और इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, अदर कंट्री से गुड्स एंड सर्विस मंगवा रहे होते हैं। तो जब एग्रीगेट डिमांड की बात आती है बेटा, तो एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं। तभी तो एग्रीगेट एक्सपोर्ट अगर हमारी ज़्यादा होंगी तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, कि अदर कंट्रीज़ के अंदर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का मीनिंग क्या है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हम गुड्स मंगवा रहे हैं और हम अपनी जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो यानी कि वो एडी को क्या करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इसलिए एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं, इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब आपकी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी होती है, तो ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर हो जाते हैं बेटा। तो उसके 4 सेक्टर के अकॉर्डिंग एडी के 4 कंपोनेंट्स हो गए, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें अब कंसेप्ट ऑफ AS, यहाँ तक हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में डिस्कस। तो AS रेफर टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग ये होता है कि जो एग्रीगेट प्रोडक्शन हुआ है, जो प्लान किया है प्रोड्यूसर ने कि एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसे इतना प्रोडक्शन करना है, जो उसकी प्लानिंग है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, और इट इम्प्लाइज द फ्लो गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्योंकि सप्लाई है तो इस मीनिंग से हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। और जो प्रोडक्शन किया जाता है ऑफ गुड्स एंड सर्विस इम्प्लाई वैल्यू एडिशन, इसे हम कहते हैं। प्रोडक्शन को हमने पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन मीन क्या होता है, वैल्यू एडिशन, या वैल्यू एडिशन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैल्यू एडिशन जो है, एंड वैल्यू एडिशन इम्प्लाइज इनकम जनरेशन। वैल्यू एडिशन यानी कि प्रोडक्शन होगा तो इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होती है इसमें। तो आवर नॉलेज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग टेल अस दैट वैल्यू एड एंड इनकम जनरेट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है, मान लो कि 1000 का प्रोडक्शन हुआ, वैल्यू एडिशन कितना बेटा 1000, तो इनकम भी कितनी होगी बेटा 1000 ही होती है। यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन उतनी इनकम है। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू, मैं क्या कह सकती हूँ, इनकम। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू क्या है, इनकम। यानी कि जितना हमने जैसे कि मान लिया कि 1000 का प्रोडक्शन हुआ है, तो इनकम भी कितनी होगी 1000 ही होगी। तो इसलिए कहा जाता है ये दोनों क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, इसलिए AS इज इक्वल टू Y। नेक्स्ट बेटा इसमें यहाँ पे आगे आपको गिवन है AS शेड्यूल। तो AS रेफर टू प्लान, इसमें थोड़ा सा रह जाता बेटा, ये और कर लेते डिस्कस। AS रेफर ओनली टू प्लान प्रोडक्शन और डिजायर प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट डज नॉट रेफर एक्चुअल आउटपुट। जो प्लानिंग की जाती है, जो प्लान प्रोडक्शन है या डिजायर प्रोडक्शन है, उसको हम AS कहेंगे। जो एक्चुअल है उसको हम AS नहीं कहते हैं। ये बात मैंने AD के भी उसमें भी बताई थी। एग्रीगेट डिमांड जितनी वो विश टू प्लान करता है, वो क्या है उसका जो एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो जो डिजायर प्रोडक्शन है इज़ व्हाट
Desired production is what the producer desired to produce or plan to produce during an accounting year. ये एक तरीके से एग्रीगेट सप्लाई की क्या है डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर दी है। अब नेक्स्ट है एएस शेड्यूल। एएस शेड्यूल क्या है? तो एएस शेड्यूल एक टेबल होगी जो बिहेवियर बताएगी एएस का इनकम के साथ, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि एएस इज इक्वल टू क्या है? इनकम है। जितना प्रोडक्शन होगा, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही तो इनकम होगी। टेबल में भी हम यही चीज़ देखेंगे। इनकम जीरो, एग्रीगेट सप्लाई भी जीरो है। हमने प्रोडक्शन एग्रीगेट सप्लाई जीरो की है तो इनकम भी क्या होगी? जीरो होगी। सप्लाई 20, इनकम भी 20, 40। तो इसका मीनिंग क्या है? जितनी एग्रीगेट सप्लाई की जाती है उतनी ही क्या होती है? इनकम होती है बेटा, ठीक है। नीचे इसी टेबल को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है कि वाई identity between the Y and AS show that the producer in the economy are ready to supply all that they wish to produce, ठीक है। जो Y है, Y फॉर इनकम और जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी है, क्योंकि जितनी टोटल सप्लाई होती है उतनी ही क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है। आगे इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करके बता दिया गया है। वाई डू प्रोड्यूसर विश टू सेल सप्लाई ऑल दे विश टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर जो होता है वो मतलब सप्लाई क्यों करता है, तो उसका रीज़न दे दिया गया है, क्योंकि उसके दिस इज बिकॉज देर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू व्हेन एवर देर इज राइज इन डिमांड द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड टू इट प्लानिंग एज इक्वल राइज इन सप्लाई। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट सप्लाई भी इंक्रीज होती है। ये कब इंक्रीज होती है? जब हमारी इकोनॉमी में क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी होती है। एक्सेस कैपेसिटी का मीनिंग ये है कि अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो हम प्रोडक्शन को भी क्या कर सकते हैं बेटा? इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितनी डिमांड इंक्रीज होती जाती है उतनी ही क्या है? सप्लाई को भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ है कि यहाँ पे मेन पॉइंट जो बताना चाहते हैं, ए प्रपोर्शनेट इंक्रीज एएस लीड टू कॉन्स्टेंट प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, मान लो एग्रीगेट डिमांड 10% बढ़ी और एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी जो है वो 10% बढ़ी, ठीक है। डिमांड 10% इंक्रीज और सप्लाई भी 10% इंक्रीज, तो बेटा वहाँ पे प्राइस क्या रहेंगे? प्राइस लेवल हमारा जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर सिचुएशन तब वो हो जाती है जब यार डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई क्या रह जाए? कम रह जाए, या फिर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए डिमांड कम, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आ सकता है। लेकिन दोनों सेम, इतनी ही डिमांड बढ़ती है उतनी ही सप्लाई बढ़ती है, तो प्राइस के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि प्राइस लेवल हमारा क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। अब नेक्स्ट इसमें है वाई शुड वी प्रिज्यूम दैट देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या एक्सेस कैपेसिटी है? इसका मेन रीजन केन्स ने बताया है। दिस इज इन फैक्ट इन ए बेसिक अजम्पशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल एज द परफॉर्म्ड बाय द केन्स। ये बेसिक अजम्पशन केन्स अपनी थ्योरी में लेकर चला है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो थ्योरी है, ये जो चैप्टर आपका हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो बात कर रहे हैं, आपका 9th चैप्टर आएगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। ये किसकी थ्योरी बेटा? ये केन्स ने थ्योरी दी है, और केन्स जो इकोनॉमिक्स से वो मान के चलता है, ये एज्यूम करके चलता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या है? एक्सेस कैपेसिटी होती है। तो उसकी ये एजम्पशन है, और ये ऐसे एजम्पशन मान के इसलिए चला है क्योंकि Keynes made this basic assumption because he was dealing with the economic facing severe unemployment in the wake of Great Depression 1930। क्योंकि 1930 में ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आ गई थी पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, तो उस टाइम पे क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस की जाती। बहुत से लोग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट हो गए थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये क्या है? एक्सेस कैपेसिटी है। इनका यूज़ करके क्या किया जा सकता था? प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता था। इसलिए वो कहता है कि इकोनॉमी में क्या होती है? एक्सेस कैपेसिटी होती है। इस कैपेसिटी को यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन जब डिमांड नहीं होती है तो ये जो एक्सेस कैपेसिटी है वो क्या रह जाती है? अनयूटिलाइज रह जाती है बेटा। नेक्स्ट अब एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम में बेटा, इसमें तो हम ये बना लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है बेटा? एक्स एक्सिस पे आपको इनकम गिवन है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और जैसे जैसे जितनी वही बात है,
जितनी एग्रीगेट सप्लाई उतनी ही हमारी क्या होती है, इनकम होती है। जैसे 20 इनकम है तो सप्लाई भी 20 की ही है। अगर सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई 40 है तो इनकम भी 40 है। तो ये हमारी 0 से स्टार्ट होकर 45 डिग्री के एंगल से एक एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन जाता है। नेक्स्ट है, तो आपने ये देखा होगा कि इस जो डायग्राम के बारे में अगर 45 डिग्री के एंगल से हमारे पास क्या जाती है, इनकम लाइन या एग्रीगेट सप्लाई लाइन आती है। इट मस्ट बी नोटेड दैट द दिस बिहेवियर ऑफ एएस इज ट्रूली ओनली विद रिस्पेक्ट टू सच इकोनॉमिक वेयर देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। ये ऐसी एग्रीगेट सप्लाई वहाँ पे होगी जहाँ पे इकोनॉमी में क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। एंड एएस कैन प्रोपोर्शनेटली राइज व्हेन देयर इज एनी राइज इन एडी। एएस क्या है, प्रोपोर्शनेटली राइज होती है वहाँ पर। नेक्स्ट बेटा इसमें कंजप्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। तो कंजप्शन फंक्शन हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे अभी हमने एडी के कंपोनेंट्स किए थे तो हमने कहा था कि क्लोज इकोनॉमी होती है। क्लोज इकोनॉमी में जैसे हाउस होल्ड सेक्टर हमारा फर्स्ट सेक्टर आता है। तो हाउस होल्ड से हम स्टार्ट करते हैं इसका। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, क्योंकि एडी के हमने कंपोनेंट्स किए थे ना बेटा, अभी याद होगा, C+I+G+ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हम एडी का पहला फर्स्ट कंपोनेंट सी की बात करते हैं, कंजप्शन की, कंजप्शन फंक्शन या कंजप्शन की, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसका एडी के साथ कैसा कनेक्शन है, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम के साथ बेटा इसका कैसा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होगा। इनकम कम हो जाएगी तो कंजप्शन भी क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो इनकम का और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का कैसा, डायरेक्ट यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। हाई इनकम है, इनकम इंक्रीज है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा। इनकम डिक्रीज होती है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, अगर कंजप्शन फंक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सी एंड आई इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। सी एंड वाई के में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन। यानी कि सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई। सी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंजप्शन के ऊपर डिपेंड, और इसका कैसा कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर, अभी हमने जैसे टेबल की थी, अगर आपको कल जो हमने डिस्कस किया था वो याद हो कि इनकम 0 होती है, वाई इनकम अगर क्या है 0, तो कुछ ना कुछ हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंजप्शन कितना था 30। तो फर्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी। कुछ मिनिमम लेवल ऑफ सी हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। जब इनकम 0 होती है उस टाइम पे जो कंजप्शन हम करते हैं, जैसे इनकम 0 और हमने 30 का कंजप्शन किया तो इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, और दिस लीड टू नेगेटिव सेविंग। इससे ये क्या है, हमारी नेगेटिव सेविंग को भी शो करता है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ करवाई थी बेटा, इनकम के 2 पार्ट होते हैं, C+S, यानी कि जब इनकम 0 और कंजप्शन 30 है तो S वहाँ पे क्या होगा, सेविंग। 0 में से -30 करूँगी तो -30 क्या आ गई है, सेविंग आ गई है ना बेटा। तो यही चीज़ बताई गई है, जब इनकम 0 है उस टाइम पे जो कंजप्शन किया जाता है उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, और यहाँ पे सेविंग क्या हो जाती है आपकी, नेगेटिव। कंजप्शन का और इनकम का पॉजिटिव कनेक्शन है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन इंक्रीज होगी। और नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि बेटा द एंटायर इंक्रीज इन वाई ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी। जितना भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है बेटा, इनकम इंक्रीज होगी हमारी, तो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ क्या है कि हम पूरी इनकम को क्या है, कंज्यूम नहीं करते। कुछ पार्ट हम क्या कर लेते हैं, उसका सेव भी कर लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या है, सेविंग भी इंक्रीज होती है और फिर कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।